Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta. I am assistant professor in ABS Engineering College गाजियाबाद। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कंपेरिजन ऑफ सप्लाई सिस्टम देखा था एक टू फेज एसी सिस्टम के लिए। इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपेरिजन ऑफ सप्लाई सिस्टम फॉर थ्री फेज एसी सिस्टम। कंपेरिजन ऑफ सप्लाई सिस्टम ऑफ थ्री फेज एसी सिस्टम या कंपेरिजन ऑफ थ्री फेज एसी सप्लाई सिस्टम। क्लियर। तो जैसा कि मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर था कंपैरिजन ऑफ सप्लाई सिस्टम उसमें बताया था कि जो थ्री फेज एसी सप्लाई सिस्टम होता है वो थ्री फेज थ्री वायर एंड थ्री फेज फोर वायर सिस्टम होता है। क्लियर। तो हमने लास्ट क्लास में टू फेज एसी सिस्टम को कवर किया था। इस क्लास में हम कवर करेंगे थ्री फेज थ्री वायर एज वेल एज थ्री फेज फोर वायर एसी सिस्टम। क्लियर। तो एक एक करके हम उठाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसी थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम को हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहला हम उठाते हैं थ्री फेज थ्री वायर एसी सिस्टम। क्लियर। एसी थ्री फेज थ्री वायर एसी सिस्टम। ओके। अगर हम थ्री फेज की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो ये हमने तीन जनरेटिंग पॉइंट ले लिए। वन, दिस इज द न्यूट्रल। क्योंकि बैलेंस सप्लाई थ्री फेज होता है तो बैलेंस सप्लाई का मतलब होता है कि तीनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो म्यूचुअल फेज डिफरेंस 120 डिग्री का होना चाहिए। थ्री फेज एसी सिस्टम के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्लियर। ये हमारा थ्री फेज जनरेटिंग सिस्टम है। क्लियर। इसी के साथ हम थ्री फेज लाइन को कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा थ्री ट्रांसमिशन लाइन हो गया। क्लियर। जिनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 120 डिग्री के बराबर। क्लियर। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट। ठीक। ऑब्वियस सी बात है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो हम सिस्टम लेके चल रहे हैं उसमें हम ये चीज ध्यान दे रहे हैं कि जो हमारा वोल्टेज होगा वो लाइन टू अर्थ होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने न्यूट्रल को ग्राउंड किया हुआ है। न्यूट्रल को हमने यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है। क्लियर। तो एसी सिस्टम में जैसा कि डीसी में जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है वो मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर हो जाता है, लेकिन एसी सिस्टम में क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बराबर होता है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, वीएम बाई रूट टू के बराबर। ये ऑलरेडी हम ऐसा लेके चल रहे हैं। क्लियर। और करंट सब फेज में मैग्नीट्यूड इसका मैं बता रहा हूँ आई एट के बराबर। एपोस्ट्रॉफी हमने आई सेवन यूज किया था टू फेज। लास्ट में जो हमने टू फेज थ्री वायर एसी सिस्टम देखा था वहां पे हमने आई सेवन यूज किया था, तो यहाँ पे हम आई एट यूज कर रहे हैं। क्लियर। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग हम देखेंगे, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस देखेंगे क्या होगा। तो सबसे पहली चीज, चूंकि थ्री फेज बैलेंस सिस्टम है, थ्री फेज बैलेंस सिस्टम है तो ऑब्वियस सी बात है जो ट्रांसमिटेड पावर होगा हर एक फेज में सेम होगा। क्लियर। हर एक फेज में सेम होने का मतलब ये हो गया कि अगर ट्रांसमिटेड पावर आपका टोटल पी है, क्लियर, तो पर फेज जो ट्रांसमिटेड पावर होगा वो क्या हो जाएगा, पी बाई थ्री। अगर टोटल आपका ट्रांसमिटेड पावर पी है देन पर फेज ट्रांसमिटेड पावर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ये पी बाई थ्री के बराबर होगा। क्लियर। तो पर फेज ट्रांसमिटेड पावर होगी आपका पी बाई थ्री के बराबर। क्लियर। ठीक है। तो पी बाई थ्री अगर आपका ट्रांसमिटेड पावर है तो पी बाई थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी बाई थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पर फेज वोल्टेज कितना है, वी एम बाई रूट टू या वी इंटू आई एट कॉस फाइव। और यहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं एज यूजुअल, आई एट की वैल्यू, आई एट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, आई एट इक्वल टू आ जाएगा रूट टू पी एम अपॉन थ्री वी एम कॉस फाइव। इक्वेशन नंबर वन। तो यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया कि आई एट की वैल्यू हमारी क्या आ गई, रूट टू पी एम अपॉन थ्री वी एम कॉस फाइव। देन हम क्या करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, हम कहा जाते हैं पावर लॉस पे। तो पावर लॉस की अगर हम बात करें, चूंकि थ्री वायर सिस्टम है तो ऑब्वियस सी बात है तीनों में पावर लॉस क्या होगा, सेम होगा। पावर लॉस सेम होने का मतलब क्या हो जाएगा, तीनों में अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब पर फेज आर एट माने तो आई एट स्क्वायर आर एट प्लस आई एट स्क्वायर आर एट प्लस आई एट स्क्वायर आर एट, हर एक फेज का पावर लॉस सेम होगा। और ये क्या हो जाएगा, थ्री इंटू आई एट स्क्वायर आर एट के बराबर। पावर लॉस को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, पी एल से। तो पी एल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे थ्री इंटू आई एट की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे टू पी एम स्क्वायर
इक्वेशन नंबर 1 से हम पुट कर रहे हैं 9 VM² cos स्क्वायर फाई इंटू R8। क्लियर? ठीक है, तो एक यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2PM² अपॉन 3VM² cos स्क्वायर फाई इंटू R8, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे दोनों इक्वेशन मिल गए हमको, और हमें पता है कि जो पावर लॉस या ट्रांसमिटेड पावर है वो हर एक सिस्टम के लिए हमें सेम रखना है। तो यहां भी हम वही चीज करेंगे जो हमने एक DC 2 वायर सिस्टम को एक बेस लेके चला था, वही काम हमें यहां भी करना है। हम उसको एज अ बेस यहां कंसीडर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो यहां पे अगर हम देखें तो PL की वैल्यू हमने जो निकाली थी DC 2 वायर सिस्टम के लिए, PL क्या आया था आपका 2PM² अपॉन VM² के बराबर आया था हमारा। क्लियर? ठीक है, तो वैल्यू बस हमें पुट कर देना है। ठीक, तो वैल्यू पुट करिए 2PM² अपॉन VM² इंटू R। क्लियर? ये हमारी वैल्यू आई थी, और यही वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इस कंडीशन में पावर लॉस मिल रहा है उसके बराबर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है 2PM² अपॉन 3VM² cos स्क्वायर फाई इंटू R8। क्लियर? तो R8 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो PM² VM² एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से हम अगर निकालें तो R8 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 cos स्क्वायर फाई इंटू R। क्लियर? ठीक है, और R की वैल्यू और R8 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टिविटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया वगैरह के टर्म में क्या होगा ये हम जानते हैं, रो इंटू L/A। ये वैल्यू बस हमें पुट करनी है और हमें पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। हमें क्या निकालना होता है, बेसिकली हमें निकालना होता है फाइनली वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का रेशियो कितना आ रहा है, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि DC 2 वायर सिस्टम के रेस्पेक्ट में क्या चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। तो R8 को हम लिख सकते हैं रो इंटू L/A8 अपॉन 3 cos स्क्वायर फाई इंटू रो L अपॉन A। तो यहां से हम अगर निकालेंगे तो A8 की वैल्यू आ जाएगी 1/3 cos स्क्वायर फाई इंटू A, यानी यहां से A8/A का जो रेशियो आ जाएगा वो 1/3 cos स्क्वायर फाई आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, ठीक, तो आगे देखते हैं क्या होना है। क्लियर? तो A8/A का रेशियो हमें मिल गया 1/3 cos स्क्वायर फाई के बराबर। हमें क्या देखना होता है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो अगर हम यहां पे रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालें तो क्या आएगा वो देखते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर V8 अपॉन V, ऑब्वियस सी बात है 3 लाइनें हैं, तो 8 इंटू L प्लस A8 इंटू L प्लस A8 इंटू L, ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 3 फेज 3 वायर सिस्टम का, और V की वैल्यू जो होती है वो 2 इंटू AL के बराबर होता है। क्लियर? ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, और ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 3 A8L अपॉन 2AL के बराबर। कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3/2 इंटू 1/A8/A का वैल्यू क्या है 1/3 cos स्क्वायर फाई, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 1/2 cos स्क्वायर फाई। तो ऐसे हमने देखा कि हमारा जो वॉल्यूम का रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है 1/2 cos स्क्वायर फाई के बराबर आ रहा है। क्लियर? तो 3 फेज 3 वायर सिस्टम में हम देख सकते हैं कि DC 2 वायर सिस्टम के रेस्पेक्ट में हम कैसे वॉल्यूम को सेव कर सकते हैं। वो डिपेंड किस पे करता है, ऑब्वियस सी बात है कंडक्टर के पावर फैक्टर पे भी ये डिपेंडेंसी अपनी शो करता है। क्लियर? मतलब पावर फैक्टर जो इनपुट पावर हम दे रहे हैं उसके पावर फैक्टर पे भी। तो V8/V की जो वैल्यू आ गई है वो 1/2 cos स्क्वायर फाई के बराबर आ गया। तो फिर यहाँ पे गलती आप लोग मत करिएगा कि आपने क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो निकाल दिया तो वो आपका वॉल्यूम का रेशियो के बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम DC 2 वायर सिस्टम को एक 3 फेज 3 वायर सिस्टम से कंपेयर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। कई लोग क्या करते हैं, ये सोच लेते हैं कि वॉल्यूम आपका V है, V इक्वल टू A इंटू L होता है, L तो फिक्स है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A हो गया। ये गलत व्यू है, क्योंकि आपका जो वायर सिस्टम है वो डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं
3 फेज 4 वायर सिस्टम की तरफ। क्लियर? तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम देखते हैं हम कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम क्या होगा। ठीक है, ठीक है। तो एसी नेक्स्ट है आपका एसी 3 फेज 4 वायर सिस्टम। क्लियर? बस इसमें क्या आ जाना है, एक न्यूट्रल वायर आपका अलग से आ जाएगा। फिर से वही काम, 3 जनरेटिंग पॉइंट हमने बना दिया। क्लियर? 3 फेज हमारा जनरेटिंग पॉइंट हो गया और हम यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन को बना देंगे। ये एक लाइन 1 हो गई, लाइन 2 एंड लाइन 3। इसके अलावा एक चौथी लाइन भी होगी जिसको हम न्यूट्रल वायर कहेंगे। क्लियर? और ये न्यूट्रल ऑब्वियस ही बात है अर्थ से ग्राउंडेड हो गया। क्लियर? एज यूजुअल लाइन टू अर्थ जो वोल्टेज स्ट्रेस होगा वो Vm/√2 के बराबर होगा। ठीक है, बस हमें यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो न्यूट्रल लाइन है, इस न्यूट्रल लाइन से आपका जो करंट है वो क्या फ्लो हो रहा है। क्लियर? ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे मैथमेटिकल एनालिसिस की, तो IN की वैल्यू अगर हम निकालें, अगर मान ले हो इसको हमने फेज ए ले लिया, इसको हमने फेज बी ले लिया और इसको हमने फेज सी ले लिया। अगर हम IN की वैल्यू निकालें तो IN की वैल्यू क्या आएगी, IA प्लस IB प्लस IC। क्लियर? अब बैलेंस कंडीशन में क्या होता है कि अगर 3 फेज के करंट को हम देखें तो तीनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो 120 डिग्री के बराबर होता है। अगर मान लो इसको हमने IA ले लिया, ये आपका IB हो गया और ये आपका IC हो गया। क्लियर? ये 120 डिग्री, ये भी क्या है 120 डिग्री के बराबर। तो अगर हम IA को लिखना चाहें तो हम अगर IA को रेफरेंस ले रहे हैं तो IA एंगल 0 लिख सकते हैं। IB को रेफरेंस ले रहे हैं तो हम इसको IA एंगल -120 डिग्री लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 120 डिग्री से लैग कर रहा है। अगर हम इसको रेफरेंस ले रहे हैं, ये हमारा अगर रेफरेंस है IA, तो इससे 120 डिग्री लैग कर रहा है IB। एंड अगर हम IC को देखें तो IC क्या हो रहा है, IC IB से 120 डिग्री लैग कर रहा है लेकिन IA से 120 डिग्री लीड कर रहा है। क्लियर? यानी आपका IC जो है वो 120 डिग्री लीड कर रहा है IA से, तो आप इसको लिख सकते हैं IA एंगल 120 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो IN की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो IA एंगल 0 प्लस IA एंगल -120 डिग्री प्लस IA एंगल 120 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो सॉल्व कर भी लेते हैं, IA प्लस हम इसको क्या लिख सकते हैं, IA कॉमन ले लिया हमने, 1 एंगल -120 यानी cos 120 माइनस जे साइन 120। क्लियर? ठीक है, प्लस cos 120 प्लस जे साइन 120। क्लियर? एंगल थीटा इक्वल टू क्या होता है, अगर हम एंगल थीटा पोलर फॉर्म में है तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस जे साइन थीटा। ये ऑलरेडी आपको मैंने एक और लेक्चर में बताया हुआ था। ठीक है, तो वही काम किया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, cos 120 प्लस cos 120 क्या आ जाएगा, 2 cos 120 के बराबर। तो IN की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ पे तो IN इक्वल टू आ जाएगी IA प्लस 2 टाइम्स ऑफ IA इंटू cos 120। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपका IA प्लस 2 टाइम्स ऑफ IA इंटू cos 120 की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो -1/2 के बराबर आएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, IA से IA कैंसिल आउट, यानी वैल्यू क्या आ गई 0 के बराबर। ठीक है, तो जो न्यूट्रल करंट होता है एक बैलेंस सिस्टम के लिए हमेशा 0 के बराबर होता है, क्योंकि आप KCL अप्लाई करेंगे इस नोड पे तो IN इक्वल टू IA प्लस IB प्लस IC के बराबर आएगा। यानी ये जो करंट है आपका IA, IB एंड IC। क्लियर? मैग्नीट्यूड तो सेम है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड चूंकि हम कंपेरिजन कर रहे हैं तो ये हम फेज I9 ले लेंगे। ये सारा करंट सब मैग्नीट्यूड I9 के बराबर है। क्लियर? फेज तीनों का एक दूसरे से 120 डिग्री पे डिफरेंस होगा और ये करंट आपका न्यूट्रल करंट IN होता है। क्लियर? तो IN की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, आप उसका फेजर सम लेंगे तो हमेशा उसकी वैल्यू 0 आएगी। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए ये चीज तो क्लियर हो गया कि एक 3 फेज 4 वायर सिस्टम में जो न्यूट्रल वायर होता है उसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करती। जब कोई करंट फ्लो नहीं करती तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई पावर लॉस उसमें नहीं होगा। जब पावर लॉस नहीं होगा और चूंकि वो एक रिटर्न कंडक्टिंग पाथ को बस रिप्रेजेंट करता है तो इसलिए
उस वायर का जो फोर्थ वायर होता है, जनरली जो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं वो जस्ट हाफ लेते हैं फ्रॉम द विद रिस्पेक्ट टू द आउटर वायर। क्लियर? ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयर इज नो करंट इन न्यूट्रल वायर, नो करंट इन फोर्थ वायर या न्यूट्रल वायर। जब कोई करंट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है नो पावर लॉस, कोई पावर लॉस नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा चीज हमें क्या ध्यान रखना है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया मस्ट बी हाफ ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ न्यूट्रल वायर मस्ट बी हाफ ऑफ द आउटर वायर। क्लियर? आउटर वायर से उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जस्ट हाफ होना चाहिए, मस्ट बी या मे बी, क्लियर, हाफ ऑफ द आउटर वायर। यानी अगर हम ये मान के चले कि हमारा आउटर वायर का एरिया A9 है तो AN जो होगा, जो न्यूट्रल वायर होगा, उसका एरिया क्या हो जाएगा A9/2 के बराबर। क्लियर? तो ये दो चीज दिमाग में रखते हुए मैं मैथमेटिकल एनालिसिस शुरू कर रहा हूं। तो हमें चीज ध्यान रखना है कि कोई करंट नहीं है न्यूट्रल वायर में तो कोई पावर लॉस नहीं है। जब पावर लॉस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है पावर लॉस में इसका कोई रोल नहीं आएगा। और वॉल्यूम मतलब साइज ऑफ कंडक्टर का जब हम रेशियो लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर का, तो उस कंडीशन में हमें न्यूट्रल वायर का जो एरिया है वो जस्ट हाफ यूज करना है। क्लियर? तो एनालिसिस शुरू करें फिर से वही पर फेज पावर क्या हो जाएगा, पर फेज ट्रांसमिटेड पावर। चूंकि न्यूट्रल वायर केवल रिटर्न पाथ को रिप्रेजेंट करता है तो वहां से कोई पावर ट्रांसमिट नहीं होना। तो पर फेज 3 फेज ही है मेन, तो पर फेज ट्रांसमिटेड पावर क्या हो जाएगा P/3। और P/3 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो पर फेज वोल्टेज हमने कितना निकाला Vm/√2। करंट कितना हमारा I9 इंटू cos फाइव। क्लियर? तो यहां से I9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I9 आ जाएगा आपका √2 P/3 Vm cos फाइव के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 ले लिया हमने। वही चीजें हैं जो 3 फेज 3 वायर सिस्टम के लिए। अब पावर लॉस की अगर हम बात करें, पावर लॉस भले ही यहाँ पे 4 वायर सिस्टम है लेकिन चौथे वायर में चूंकि करंट नहीं है तो कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है पावर लॉस क्या हो जाएगा I9² प्लस I9² प्लस I9²। केवल जो 3 मेन लाइन है उसी के थ्रू पावर लॉस होगा जो कि 3I9² के बराबर हो जाएगा। I9² की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें हम तो 3 × 2P² अपॉन 9 Vm² cos² फाइव इंटू R9। क्लियर? ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2PM² अपॉन 3 Vm² cos² फाइव इंटू R9। तो हमने यहां से क्या निकाल लिया कि PL की वैल्यू हमें मिल गई 2PM²। एज यूजुअल 3 फेज 3 वायर सिस्टम की तरह ही इसकी वैल्यू आएगी 3 Vm² cos² फाइव इंटू R9। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? तो हमें ये दो इक्वेशन मिल गए। क्लियर? हमें क्या करना होता है, इस इक्वेशन 2 को हमें कंपेयर करना होता है DC 2 वायर सिस्टम के, क्योंकि हमने उसी को रेफरेंस लिया हुआ है तो उसी से हमें कंपेयर करना भी है। क्लियर? तो DC 2 वायर सिस्टम के लिए जो पावर लॉस निकल के आया था वो क्या आया था 2P² अपॉन Vm² इंटू R, यही आया था ना। क्लियर? तो कंपेयर कर लेते हैं उससे। ठीक है, क्लियर? तो PL की वैल्यू हमारी DC 2 वायर सिस्टम के लिए कितनी होती है 2P² अपॉन Vm² इंटू R के बराबर। और यही वैल्यू क्या है यहाँ पे 2P² अपॉन 3 Vm² cos² फाइव इंटू R9 के बराबर। क्लियर? कैंसिल आउट कर दें, P² Vm² P² Vm² एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, 2 भी 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो एज यूजुअल R9 की वैल्यू जैसा 3 फेज 3 वायर सिस्टम में आया था 3 cos² फाइव इंटू R के बराबर आ जाएगा यहाँ भी। फिर वही काम रो इंटू L/A9 इक्वल टू 3 cos² फाइव इंटू रो इंटू L/A। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो A9 अपॉन A की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/3 cos² फाइव के बराबर। क्लियर? यानी क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेशियो है वो हमें मिल गया, वो 1/3 cos² फाइव हो गया।
अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, यानी रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रेशियो की। क्लियर? तो वो क्या हो जाएगा, V9 अपॉन V के बराबर, V9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A9 इंटू एल प्लस A9 इंटू एल प्लस A9 इंटू एल। ये तीनों मेन लाइन होंगे और जो न्यूट्रल लाइन है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, जस्ट हाफ ऑफ द आउटर वायर। तो A9/2 इंटू एल के बराबर हो जाएगा अपॉन जो एरिया है वो 2 इंटू एल। वी की वैल्यू क्या थी हमारी, जो DC 2 वायर सिस्टम था उसके लिए जो वॉल्यूम आया था वो 2 इंटू AL के बराबर आया था। क्लियर? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5, 3, 7/2 या 7/2 A9 इंटू एल के बराबर अपॉन 2AL। क्लियर? सॉल्व करें इसको तो ये क्या आ जाएगा आपका 7/4 इंटू A9/A के बराबर। क्लियर? ठीक है, तो जब ये वैल्यू क्या आ गई 7/4 A9/A के बराबर, तो हमें क्या करना है, केवल A9/A की वैल्यू पुट कर देनी है। तो पुट कर दो यहाँ पे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7/4 इंटू A9/A की वैल्यू कितनी है 1/3 cos स्क्वायर 5, यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7/12 cos स्क्वायर 5। क्लियर? तो वॉल्यूम का रेशियो हमने ऐसे निकाल लिया। जो वॉल्यूम का रेशियो हमें फाइनली मिला है वो क्या मिला है हमारा, वॉल्यूम का रेशियो हमें मिला है V9 अपॉन V इक्वल टू 7/12 cos स्क्वायर 5। तो इस तरह हम सारे ओवरहेड लाइन को हमने कंपेयर कर लिया है। ठीक है, बस मैं अब एक टास्क आपको दे रहा हूं, अगर आपको यही चीज अंडरग्राउंड केबल के लिए करना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं बता देता हूं और वो आप एज अ होमवर्क, एज अ मतलब प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो अंडरग्राउंड केबल में बस ध्यान क्या देना आपको, जो हमने यहाँ पे लाइन टू न्यूट्रल मैक्सिमम स्ट्रेस लिया था वो आपका क्या हो जाएगा, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे अंडरग्राउंड केबल के लिए। हमने जो पूरा कैलकुलेशन किया था ये किसके लिए था, ये कैलकुलेशन था ओवरहेड लाइंस के लिए। ओवरहेड लाइंस के लिए ये सारी कैलकुलेशन हमने की। अगर हम बात करते हैं अंडरग्राउंड केबल के लिए, तो अंडरग्राउंड केबल के लिए सेम सारा प्रोसीजर यही रहेगा, बस क्या चेंज हो जाना है वो मैं बता रहा हूं। क्लियर? ठीक है, ओवरहेड लाइन के लिए जो हमने मैक्सिमम स्ट्रेस लिया था, मैक्सिमम स्ट्रेस या मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो लिया था वो हमने लिया था, ये किसके लिए, ओवरहेड लाइन के लिए। ओवरहेड लाइन के लिए हमने मैक्सिमम स्ट्रेस क्या लिया था, लाइन टू न्यूट्रल। हमने लाइन टू न्यूट्रल जो वोल्टेज डिफरेंस लिया था वो था हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस फॉर ओवरहेड लाइन, जिसको हमने वीएम से रिप्रेजेंट किया था, और ये वीएम की वैल्यू हर केस में हम कांस्टेंट लेके चले थे। लेकिन अंडरग्राउंड केबल के केस में जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वो लाइन टू लाइन हो जाएगा। क्लियर? यानी अंडरग्राउंड केबल की अगर हम बात करें, क्लियर, तो अंडरग्राउंड केबल के केस में जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वो लाइन टू लाइन, यानी दो लाइन। ऑब्वियस सी बात है, अंडरग्राउंड केबल में आप क्या करते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे जब अंडरग्राउंड केबल को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे वहां पे मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है। तो इंसुलेशन, हर फेज को इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि बीच में, दो फेज के बीच में शॉर्ट सर्किटिंग ना हो सके। क्लियर? ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस लेते हैं वो लाइन टू लाइन लेते हैं, यानी वीएम की वैल्यू यहां से होगी, यानी यहां पे जो वीएम हम लेंगे वो लाइन वोल्टेज होगा और वो ए और बी फेज के बीच में होगा। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखने वाली बस बात होगी, बाकी सब चीजें मैथमेटिकल कैलकुलेशन वैसी चलती जाएंगी। बस इस केस में क्या हो जाएगा, चूंकि लाइन वोल्टेज वीएम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है 3 फेज सिस्टम के लिए फेज वोल्टेज कितना होता है, Vm/√3, और चूंकि Vm/√2 होगा, ऑब्वियस सी बात है कि आरएमएस वैल्यू हम लेते हैं तो लाइन टू लाइन Vm/√2 हो जाएगा, और इस Vm/√2 में अगर हम √3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें फेज वोल्टेज मिल जाएगा। फिर सारी एनालिसिस वैसी चलनी है जैसा मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली बताया था। तो आई होप आप अंडरग्राउंड केबल को अटेम्प्ट करेंगे और उसको मतलब जो आपका रेशियो आएगा विद रिस्पेक्ट टू द DC 2 वायर सिस्टम, जो कि ओवरहेड लाइन के लिए हमने एज अ रेफरेंस लिया था, उससे कंपेयर करके बाकी सारी वैल्यूज को आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको पूरा वीडियो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कंडक्टर के बारे में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कंडक्टर क्या होते हैं। क्लियर, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जो भी कॉन्सेप्चुअल या मैथमेटिकल व्यू है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में छोड़ सकते हैं हम। क्लियर, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।